हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अंजलि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लेके आ रहे हैं क्लास 9th का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो बेटा, लेक्चर से स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि आज हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना क्या है। तो देखो, इन द लास्ट ऑफ दिस लेक्चर, जैसे ये लेक्चर ख़त्म होगा वैसे ही आपको वोल्टेज एंड करंट में डिफरेंस आ जाना चाहिए। ओके, तो कई बार बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को वोल्टेज एंड करंट में डिफरेंस ही नहीं पता होता। ठीक है, उनको करंट की डेफिनेशन भी याद होती है, वोल्टेज की डेफिनेशन भी याद होती है, बट अगर प्रैक्टिकली पूछ लो ना कि बेटा वोल्टेज और करंट में डिफरेंस क्या है, तो बच्चे नहीं बता पाते हैं। तो आज की क्लास में हमें यही डिस्कस करना है, अबाउट वोल्टेज, अबाउट करंट, और दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, तो इन दोनों को हम आज वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आप लोगों से। बेटा, यहाँ पर आपको एक वायर दिखाई दे रहा है। ठीक है, एज्यूम करते हैं कि ये जो शेप बना रखी है मैंने, ये वायर की है। कौन सा वायर? ये कॉपर वायर का है। अगर ये वायर रैंडमली ऐसे ही पड़ा है तो सभी को पता है कि इस वायर में इलेक्ट्रॉन तो हैं, इस वायर में इलेक्ट्रॉन तो हैं। भाई, वायर किसका है? कंडक्टर का है। और कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन होते ही हैं, इतना तो हमने पढ़ा है कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन है तो करंट क्यों नहीं फ्लो हो रही है? इस वायर में करंट फ्लो हो जानी चाहिए। कोई भी रैंडमली पड़े हुए वायर में करंट फ्लो हो जाती है क्या? इसी तरीके से कोई भी मेटल बॉडी का एग्जांपल ले लो, आयरन का एग्जांपल ले लो, वो भी कंडक्टर है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन है, उसमें भी करंट फ्लो हो जानी चाहिए, लेकिन करंट तो फ्लो नहीं होती है। क्यों नहीं होती? किसी भी कोई भी चीज ऐसी पड़ी है मेटल की जिसमें इलेक्ट्रॉन है, करंट क्यों नहीं फ्लो होती? सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हमें अपोजिट जाना पड़ेगा। यस, जब हमारा सर्किट कंप्लीट है तब तो सर्किट में करंट फ्लो होती है। आप अपने घर का बल्ब ऑन करते हैं, ठीक है, वो ऑन हो जाता है। फैन ऑन करते हैं, वो ऑन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक बैटरी लगी है। अगर आपने ना अपने भी एक्सपेरिमेंट करें, मतलब मान लीजिए आप ऐसे ही कोई कॉपर वायर लेंगे, यहाँ पे आपने बल्ब लिया, ठीक है, तो ये बल्ब ऑन नहीं होगा। लेकिन अगर आपने एक बैटरी लगा दी ना, तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा। आजकल तो 5th क्लास में भी बच्चे ऐसे ना प्रैक्टिकल कर लेते हैं, ऐसे छोटे मोटे सर्किट बना लेते हैं कि ठीक है, मार्केट से बैटरी खरीद के लिया है 5 वोल्ट की, ठीक है, इजीली अवेलेबल हो जाती है, तो वो बैटरी खरीद के लाए, बैटरी लगा दी बल्ब के पास एक वायर के थ्रू, तो बल्ब ग्लो कर गया। लेकिन बैटरी हटा दी तो बल्ब ग्लो नहीं करता। अब क्या रीजन है इसका? ओके, ये हम डिस्कस करते हैं। इसको डिस्कस करने के लिए हमें दो टर्म समझनी पड़ेगी, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन वेरी सिंपल, सबसे पहले पोटेंशियल क्या होता है? तो पोटेंशियल को यू कैन कंपेयर विद द वोल्टेज। प्रैक्टिकली जिस जिस चीज को हम वोल्टेज बोलते हैं ना, वही होता है पोटेंशियल। वोल्टेज को बोल सकते हैं। हायर क्लासेस में आप दोनों में डिफरेंस भी देखेंगे कि टेक्निकली थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है पोटेंशियल और वोल्टेज में, बट इट बोथ टर्म्स आर वेरी वेरी सिमिलर। दोनों की दोनों बिल्कुल सेम है। तो हमारा मेन मोटो है अभी वोल्टेज को समझना। जब हमें वोल्टेज समझ आ जाएगा उसके बाद हम करंट को समझेंगे। तो वोल्टेज को समझने के लिए ना सबसे पहले प्रैक्टिकली एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए जैसे आपको यहाँ पे दो कंटेनर दिखाई दे रहे हैं ना, ये मान लीजिए मैं सिमिलर हाइट पे दोनों को सेम हाइट पे रख देती हूँ और दोनों के बीच में एक पाइप लगा देती हूँ इन्हें ओपन करके। तो क्या पानी इधर से उधर मूव करेगा? क्या नहीं करेगा। दोनों सेम हाइट पे ही है ना, दोनों सेम सरफेस पे ही है, नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे आपको इमेज दिखाई दे रही है, इमेज दिखाई दे रही है, इस केस में पॉसिबल होगा? ऑफ कोर्स हो जाएगा। अगर आप एक क्लैंप हटाएंगे, यहाँ पे देखिए ये जो कंटेनर है थोड़ा हाइट पे रखा है, ये कंटेनर नीचे रखा है, इसके बीच में एक क्लैंप लगाई हुई है। आपने एक क्लैंप हटा दी ना, तो जो ये ऊपर वाला पानी है सबकी सब नीचे वाले उसमें आ जाएगा। फिगर में देख सकते हैं, ठीक है, ये जो ऊपर वाला कंटेनर है इसका पानी सबकी सब नीचे वाले में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि एक हाइट का डिफरेंस हो गया, एक डिफरेंस हो गया। जब तक हाइट का डिफरेंस नहीं था तब तक पानी नहीं जा रहा था, लेकिन जैसे ही हाइट का डिफरेंस आया, जैसे ही हाइट का डिफरेंस आया, सारा की सारा पानी नीचे जाने लगा। मतलब एक डिफरेंस तो बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर कोई चीजों का ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, जैसे यहाँ पे पानी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो वैसे इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही तो रैंडमली मूव नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रैंडमली मूव नहीं होंगे, कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन वो डिफरेंस किस चीज का है? वो डिफरेंस हम बोलते हैं पोटेंशियल का है, वोल्टेज का है। अब जैसे आपने देखा यहाँ पे कंडक्टिंग वायर है, इसमें हमने दो पॉइंट लिए, एक एक पे पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर लगा दिया जहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, और एक तरफ नेगेटिव चार्ज कंडक्टर लगा दिया। अब ये दोनों कंडक्टर लगाने से क्या हुआ? डिफरेंस आ गया ना, डिफरेंस आ गया। एक तरफ हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, एक तरफ
लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। लेकिन अभी भी हमें समझ नहीं आ रहा क्योंकि हमें पोटेंशियल टर्म समझ नहीं आता। फिर से समझते हैं। तो देखो बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस को यू कैन से एक ये प्रेशर है। ये क्या है? प्रेशर है। जैसे मान लीजिए ये कॉपर का वायर है। ये क्या है? कॉपर का वायर है। अभी कॉपर के वायर में ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं हो रहे। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव नहीं हो रहे तो हम इन पे क्या करें? इन पे प्रेशर लगाना पड़ेगा। इन पे क्या लगाना पड़ेगा? प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो एक साइड हमने पॉजिटिव लगाया, एक साइड नेगेटिव लगाया। पॉजिटिव मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन कम है, नेगेटिव जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो जब हम इनमें प्रेशर लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? आगे से पीछे, आगे से पीछे क्या करेंगे? यहाँ से इधर से नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल मूव करेंगे। देखो, नेगेटिव टर्मिनल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन आए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आए। अब ये और इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव है ना, नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आगे भागते हैं। जस्ट एग्जाम्पल, आप ना मंदिर की लाइन में लगे हैं। आप लोग आराम से खड़े हैं, 5 जने हैं, मंदिर की लाइन में खड़े हैं, आराम से खड़े हुए हैं, आगे जा ही नहीं रहे। ठीक है, यहीं पे आपको खाना पीना मिल रहा है, आप सोच रहे हैं हम इधर ही खड़े हैं, हमें कहीं नहीं जाना, आराम से। ठीक है, लेकिन एकदम से बहुत सारी 4-5 लोगों की भीड़ आ गई। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इनका धक्का लगेगा कि नहीं लगेगा? इनका धक्का लगेगा, इनसे प्रेशर लगेगा और इनके थ्रू आप क्या करोगे? आगे जाओगे, आगे जाओगे, आगे जाओगे। हम यहाँ पर यही काम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? एक प्रेशर लगा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन पे। ये इलेक्ट्रॉन पे नॉर्मल इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं लेकिन वो मूव नहीं कर रहा है। लेकिन हमने क्या किया? ये बैटरी के थ्रू एक प्रेशर क्रिएट किया इनको आगे बढ़ने के लिए। तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कैसे मूव करेंगे? नेगेटिव टू पॉजिटिव। और जो करंट है वो कैसे फ्लो होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। वो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले पोटेंशियल समझना बहुत जरूरी है। तो एग्जैक्टली पोटेंशियल क्या है? एक इलेक्ट्रिक प्रेशर है 2 पॉइंट्स के बीच में। क्या है? इलेक्ट्रिक प्रेशर है बिटवीन 2 पॉइंट्स। और ये प्रेशर हम किसके थ्रू क्रिएट कर रहे हैं? बैटरी के थ्रू। प्रेशर किसके थ्रू क्रिएट कर रहे हैं हम? बैटरी के थ्रू। आई होप सो ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है मैंने यहाँ पे। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? इलेक्ट्रिक प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक प्रेशर हो रहा है, और ये प्रेशर किससे क्रिएट हो रहा है? बैटरी से क्रिएट हो रहा है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो पॉजिटिव चार्ज को बोल दिया, लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज को बोल दिया। अभी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा पॉजिटिव साइड में जाने के लिए। बट अब हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी क्या है? हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखे? केवल इतनी लिखे, इलेक्ट्रिक प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स। इससे तो कोई फॉर्मूला नहीं आया, हमें फॉर्मूला के लिए बहुत कुछ लिखना पड़ेगा। तो बेटा ये पार्ट आपको केवल समझाने के लिए था, प्रैक्टिकली समझाने के लिए था। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अब हम देखिए इसको किस तरीके से लिखेंगे। वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। हम कितना वर्क डन कर रहे हैं? कितना वर्क डन कर रहे हैं? किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? एक चार्ज को दूसरे पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचाने के लिए। जैसे यहाँ पर एक बैटरी लगी थी, ठीक है, बैटरी लगी है, तो बैटरी के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? एक चार्ज को, जैसे यहाँ पर एक चार्ज है, इसको दूसरे पॉइंट पे पहुंचा रहे हैं। तो वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो नाउ यू कैन से व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? वर्क डन अपॉन चार्ज। ये इसका फॉर्मूला हो गया। डेफिनेशन क्या हो गई? वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हुआ? वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन की यूनिट क्या होती है बेटा? जूल। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कुलाम। और ये जूल पर कुलाम, ये जूल पर कुलाम, इसी को हम क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। ये जो जूल पर कुलाम्ब है, इसी को क्या बोला जाता है? वोल्ट बोला जाता है। इन सिंपल क्या लिख देते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस जिसे वोल्टेज से डिनोट करते हैं, इक्वल टू वर्क डन को W से डिनोट करते हैं, चार्ज को Q से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या हो गया? W अपॉन Q। क्या हो गया? W अपॉन Q। वर्क डन इज जूल, चार्ज इज कुलाम्ब, जूल पर कुलाम्ब इज वोल्ट। ओके, तो वंस अगेन अब हम यहाँ पे 1 वोल्ट की डेफिनेशन कई बार आ जाती है लिखने को कि 1 वोल्ट क्या होता है। तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर 1 कुलाम। ओके, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 कुलाम। देखिए यही तो डेफिनेशन है। वोल्ट क्या है? जूल पर कुलाम। तो 1 वोल्ट कितना हो गया? 1 जूल पर कुलाम। अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखे? द 1 वोल्ट क्या है? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस है ना, 2 पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस है। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, when 1 joule of work is done by 1 coulomb of charge।
when 1 joule of work is done by 1 coulomb of charge. तो this is the definition of joule. Okay, अब देखो यहाँ पे बेटा होता क्या है, जो ये पोटेंशियल डिफरेंस की छोटी छोटी यूनिट्स है ना, इनको हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं देखते हैं. जैसे यहाँ पे ना एक हो गया 1 मिली वोल्ट. 1 मिली वोल्ट, वोल्ट तो हमें पता है सिंपल है, बट यहाँ पे मिली का मतलब क्या होता है, 10 टू पावर -3. मिली का मतलब क्या होता है, 10 टू पावर -3. इन द सेम वे माइक्रो, ये देखिए जो ये m है, दिस इज द साइन ऑफ मिली, दिस इज द म्यू, दिस इज द साइन ऑफ माइक्रो. तो मिली वोल्ट 10 टू पावर -3 वोल्ट, माइक्रो वोल्ट दैट इज द 10 टू पावर -6 वोल्ट. मिली वोल्ट इज 10 टू पावर -3, माइक्रो इज 10 टू पावर -6. इसके बाद आते हैं लार्ज वैल्यूज पे. तो 1 किलो वोल्ट कितना होता है, 10 टू पावर 3 वोल्ट. 1 मेगा वोल्ट कितना होता है, 10 टू पावर 6 वोल्ट. तो मिली को बोलते हैं 10 टू पावर -3, माइक्रो को बोलते हैं 10 टू पावर -6, किलो इज 10 टू पावर 3, मेगा इज 10 टू पावर 6. तो ये यूनिट आपको याद होनी चाहिए, न्यूमेरिकल्स के लिए आपको काफी हेल्प हो जाती है. अब हम पढ़ेंगे करंट के बारे में, लेकिन करंट से पहले ना आपको ना ये फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हमें पता है क्या होते हैं, लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं. बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. अभी आपको पता है कि देखो केमिस्ट्री में आपने अच्छे से पढ़ा है, ये चीज अच्छे से पता है कि जितने भी एटम्स होते हैं, ठीक है, वो हर ऑर्बिट में एटॉमिक टेबल के थ्रू वो अलग अलग सेट होते हैं. ठीक है, जो भी कोई एटम है, मेटेलिक कंडक्टर है, उसके अंदर बहुत सारी क्या होती हैं, लेयर्स होती है, बहुत सारे रूम्स बने हुए होते हैं. एवरी एटम ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर हैज अ मोर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. लेकिन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, देखिए यहाँ पर हम अगर कोई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जैसे कॉपर है, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29 होता है. अब इसको हम कैसे ऑर्बिट्स में सेट करेंगे, तो हमें पता है कि जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो लास्ट ऑर्बिट में केवल 1 बचा. तो जो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, इसी को बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन. अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि बेटा देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन क्या सबसे लास्ट में है, तो ये क्या सेंटर से ना इसका अट्रैक्शन बहुत कम होता है. जैसे ये सेंटर में न्यूक्लियस लगा हुआ है, सेंटर में न्यूक्लियस है ना, इसका अट्रैक्शन ना के बराबर होता है, तो एक तरीके से फ्री होता है, इधर उधर कहीं पे भी मूव हो जाता है, कहीं पे भी चला जाता है. ओके, इधर से उधर ये कहीं पे भी जा सकता है. तो जो अगर हम बोलते हैं ना कि किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही हो रही है. ये इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से. क्यों, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन कम है, ये सारे तो बंधे हुए हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन तो बंधा हुआ नहीं होता, लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है. तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव होता है ना, तभी करंट बहुत आसानी से फ्लो होती है. ओके, तो दीज इलेक्ट्रॉन कैन इजिली मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. These free electron in a conductor carries of negative charge. ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, हमेशा नेगेटिव चार्ज कैरी करता है. ये हमें पता है, इलेक्ट्रॉन तो वैसे भी नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, बट फ्री इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या हुआ, नेगेटिव, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन है ऑफकोर्स वो भी नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा. लेकिन इसका कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो होती है तो वो किसकी वजह से होती है, वो होती है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से. ओके, अब देखते हैं कि किसी वायर में करंट कैसे फ्लो होती है. अब हमें ये पता है कि कोई भी वायर में करंट फ्लो हो रही है तो वो किससे हो रही है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो इधर उधर मूव कर सकते हैं. बाकी के इलेक्ट्रॉन तो क्या बाउंडेड है, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सकता है. अब देखिए यहाँ पर कोई वायर है, वायर के अंदर क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन है, वो रैंडमली मूव कर रहे हैं. व्हेन देयर इज नो बैटरी, इलेक्ट्रॉन विल रैंडमली फ्लो. इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रैंडमली मूव करेंगे. लेकिन जैसे ही आपने इसे बैटरी से कनेक्ट किया, नाउ देखो यहाँ पे एक तरफ पॉजिटिव लगा दिया, एक तरफ नेगेटिव लगा दिया. अभी बैटरी क्या करेगी, अभी समझाया था आपको, इलेक्ट्रिक प्रेशर क्रिएट करेगी. तो इलेक्ट्रॉन्स को भेजेगी नेगेटिव से पॉजिटिव. इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव साइड में भागेंगे, और जो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव साइड में जाएंगे तो जो करंट है वो कैसे फ्लो होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल. When battery connected to the circuit, जैसे ही हमने बैटरी कनेक्ट की, इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल. इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल. कैसे फ्लो हुए, क्योंकि इन पे एक इलेक्ट्रिक प्रेशर लगा. इन पे क्या लगा, एक प्रेशर लगा जो इलेक्ट्रॉन्स को बोलता है तुम जाओ, आगे जाओ, है ना. यही तो हमने पोटेंशियल की डेफिनेशन भी पढ़ी थी, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज. तो वही यहाँ पे हो रहा है. तो हमने यहाँ पे प्रेशर दिया और उससे क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन भागे, और जिससे क्या हुआ, सर्किट में करंट फ्लो हुई.
अब ये करंट नाम नाम आ रहा है बार 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 बार, अब ये करंट क्या है? सुना तो हमने बहुत बार है, बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, बट एग्जैक्टली इसकी डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक करंट की? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये जो चार्ज है ना, किस स्पीड से भाग रहे हैं टाइम के साथ, ये जो चार्ज है टाइम के साथ किस स्पीड से भाग रहे हैं। फिजिक्स में रेट का मतलब हर जगह क्या होता है? टाइम होता है। रेट का मतलब पैसे वाला नहीं है, टाइम वाला है। तो टाइम के साथ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितनी स्पीडली भाग रहे हैं, वही होती है हमारी इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब यहाँ पर आप पूछोगे कि मैम टाइम क्यों आया है, ऐसे ही लिख देते फ्लो ऑफ चार्ज। बेटा मान लीजिए कोई 5 कूलम चार्ज है, ये 1 घंटे में भागे, या कोई 5 कूलम चार्ज है 1 मिनट में भागे, तो फर्क तो पड़ेगा ही ना। चार्ज अगर स्लो मूव करेंगे तो करंट कैसे मिलेगी? इसीलिए डेफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट क्या होती है? Q अपॉन टी। टाइम के साथ चार्जेस का कितना फ्लो हो रहा है। Q क्या है यहाँ पे? चार्ज। T क्या है यहाँ पे? टाइम। करंट का फॉर्मूला क्या हुआ? I इक्वल टू Q अपॉन टी। टाइम के साथ साथ चार्जेस का कितना फ्लो हो रहा है। अब ये Q क्या है यहाँ पे? ये हमें पता है, Q होते हैं चार्ज, T होता है टाइम, और चार्ज की यूनिट क्या होती है बेटा? चार्ज की यूनिट होती है कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम, जिसे C से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और टाइम की यूनिट क्या होगी? सेकंड, कूलम पर सेकंड। और जो ये कूलम पर सेकंड है इसी को ही हम क्या बोलते हैं? एम्पियर। कूलम पर सेकंड है, इसी को ही बोलते हैं एम्पियर। तो नाउ यू कैन से रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज द इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट क्या है? एम्पियर, जिसको हम क्या बोलते हैं? कूलम पर सेकंड ऑल्सो। ओके, अब यहाँ पे जो बेटा Q लिखा है ना, Q, इसको यू कैन राइट N इंटू ई ऑल्सो। Q को क्या लिख सकते हैं? N इंटू ई। अब ये क्या नई कहानी बोल दी मैम ने? बेटा देखिए Q क्या है? चार्ज आपकी बुक में नहीं है शायद, बट इंपॉर्टेंट बहुत है। N इंटू ई। N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, N क्या है? नंबर, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E क्या है? चार्ज है। इसी में बेस में अभी आपको थ्योरी समझाती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो I को लिख सकते हैं Q अपॉन टी, और Q को लिख सकते हैं NE अपॉन टी। अब देखिए यहाँ पे NE का मतलब क्या है? NE का मतलब क्या है? ये चीज को हमको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि कई बार ये वाला जो पार्ट है दैट इज नॉट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, नॉट फॉर योर द सेमेस्टर एग्जाम, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई आई एम टेकिंग हियर, क्योंकि 9th क्लास है, 9th क्लास में बोर्ड एग्जाम तो होने नहीं है। ओके, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप 10th के बाद देते हैं या 12th के बाद देते हैं, उसके लिए भी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई बुक में नहीं है, बट अगेन आई एम टेकिंग। ओके, तो केवल 5 मिनट्स लगेगा। 5 मिनट में मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ? Q इक्वल टू NE। ये यहाँ तक समझ आ गया, दैट इज सफिशिएंट फॉर योर सिलेबस पार्ट। तो I का फॉर्मूला हो गया Q अपॉन टी। Q इज कूलम, T इज टाइम। ओके, तो Q को ये N इंटू ई क्यों लिखा है? तो बेटा देखो, ये किसी भी बॉडी में कितने चार्ज होते हैं, कितने चार्ज होते हैं ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, कितना चार्ज है टोटल? तो एक तो नंबर ऑफ चार्ज होने चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कोई बॉडी का टोटल वेट कितना है। मान लीजिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा है कि बेटा एक लिफ्ट में ना टोटल कितना वेट है। आप लिफ्ट से ऊपर से नीचे जा रहे हो, टोटल वेट कितना है? तो आप पर बंदे का पर्सन देखोगे, मान लो 4 जने हैं, चारों का वेट कितना है? 40 किलो है। और ये 40 किलो वेट के कितने जने? 4 जने। दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, 40 किलो वेट के 4 जने हैं, 4 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 4 जा 60। ओके, एंड यहाँ पे 0 लगा दिया, तो आप आगे 0 लगा दोगे, आप टोटल वेट कैलकुलेट कर दोगे। मतलब आप समझ गए होगे। इन द सेम वे टोटल चार्ज कितना है? तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं? ठीक है, और एक चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। एक चार्ज की कितनी वैल्यू होती है? 1.6 इंटू माइनस 19। तो इसलिए कभी पूछा जाए ना बेटा 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए Q इक्वल टू N इंटू ई। एन को N की जगह पुटअप किया, E की जगह आ गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है बेटा? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। तो एक कूलम में कितने चार्ज हो गए? N। एक कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए? व्हाट इज N? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक कूलम पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए? N इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19।
तो 10 टू पावर माइनस 19 नीचे है, ये ऊपर गया, तो 10 टू पावर 19 अपॉन 1.6। आप आगे कैलकुलेशन करोगे, आपको कितना मिलेगा 6.25 इंटू 10 टू पावर 18। कैसे सॉल्व किया है, तो देखिए यहाँ पे 1.6 है, पॉइंट हटाया, ऊपर 10 आया, 10 इंटू 10 टू पावर 19 अपॉन 60। कैंसिल आउट करोगे 5/8 इंटू 10 टू पावर 19, है ना, माइनस नहीं है, ऊपर गया तो प्लस में हो गया। आगे सॉल्व करेंगे तो डिवाइड नहीं हो रहा था, तो इधर 50 किया, इधर 18 किया, 50/8 कितना हुआ 6.25 इंटू 10 टू पावर 18। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि बेटा अगर ना कोई बॉडी है जिसका चार्ज 1 कूलम है, कितना है 1 कूलम चार्ज है, तो उधर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उधर 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो इस तरीके से हमें ये कैलकुलेट करना है। एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये तो था इलेक्ट्रिक करंट का सभी कंसेप्ट। हमें ये भी समझ आ गया एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10 टू पावर 18। अब देखिए ये तो हमने वोल्टेज और डिफरेंस में वोल्टेज और करंट पे डिफरेंस समझा। अब मैं आपको ना प्रैक्टिकली एक डिफरेंस समझाती हूँ। एक टैप है, एक नल है, नल से पानी आता है, ठीक है, ये आपका टैप हुआ, टैप से पानी आ रहा है, बहुत अजीब सा टैप बन गया है, दूसरा बनाने की कोशिश करती हूँ, ये शूज जैसा लग रहा है, बट वंस अगेन यहाँ पे आपको लेना है कि टैप है, ये टैप से पानी आ रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो आप टैप का प्रेशर कंट्रोल कर रहे हो, नल का प्रेशर कंट्रोल कर रहे हो, दैट इज योर वोल्टेज। ठीक है, जो नल का प्रेशर कंट्रोल कर रहे हो ना टैप के थ्रू, वो हो गया योर वोल्टेज। और जो ये पानी का फ्लो है, और जो ये पानी का फ्लो है, दैट इज योर करंट। समझ रहे हो, जो ये पानी का फ्लो आ रहा है दैट इज योर करंट, और जो टैप के थ्रू प्रेशर कंट्रोल कर रहे हो ना आप कि कितना कम जाना चाहिए, कितना ज्यादा जाना चाहिए, तो दैट इज योर वोल्टेज। तो आई होप सो अभी आपको वोल्टेज और करंट में डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो अभी जिस तरीके से हमने वोल्टेज की यूनिट ली, वैसे करंट की यूनिट हमें पता है क्या होती है, एम्पियर। तो दो तरीके से आपको मिलेगी, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, आगे भी चलता है, ठीक है, आगे भी बहुत ज़्यादा जा सकते हैं हम, नैनो में, पिको में, बट अभी उसका कोई मतलब नहीं है। मिली एम्पियर स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, दैट इज 10 टू पावर -3 एम्पियर। माइक्रो एम्पियर, तो माइक्रो का होता है 10 टू पावर -6, तो 1 माइक्रो एम्पियर दैट मीन्स 10 टू पावर -6 एम्पियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी पे बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत सिंपल सा है, केवल आपको इतना ध्यान रखना है, करंट का फॉर्मूला क्या है, Q/T। ओके, अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू दी है 0.4 एम्पियर, फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर फॉर 5 मिनट्स, टाइम दिया है 5 मिनट। बेटा मिनट तो ऐसा यूनिट में लेते नहीं है, ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 60 का, तो 65 30 एंड एक जीरो आ गया, तो 300 सेकंड। टाइम कितना है, 300 सेकंड। हाउ मच चार्ज वुड हैव पास थ्रू द कंडक्टर, हमें टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है। आई क्या है, Q/T, Q कितना हो गया, I मल्टीप्लाई बाई T। करंट की वैल्यू कितनी है 0.4, टाइम कितना है 300, तो 4 3 12, 2 0 आए, एक के पहले पॉइंट लगाया, तो चार्ज कितने हो गए 120 कूलम। तो इस तरीके से हमें इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना था। तो बेटा आज के बेसिकली क्लास में हमने पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के कंसेप्ट को पढ़ा, दोनों में डिफरेंस देखा, फॉर्मूला देखे। आई होप सो आपकी को आज की क्लास में सबको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज क्लिक टू सब्सक्राइब। बाय ऑल।